गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में अपन कुषाण डायनेस्टी देख रहे थे और कुषाण डायनेस्टी की अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। इनिशियली में कुषाण डायनेस्टी का जो बैकअप था, बेस था, अपन ने वो देखा और उसके बाद जो है अपन उसके कुछ राजाओं के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद अपन आगे देख रहे थे। अभी अपन पोस्ट मौर्य एरास पढ़ रहे हैं। पोस्ट मौर्य एरा मतलब मौर्य डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद जो बड़े बड़े साम्राज्य भारत में उभर कर आए थे उनके बारे में देख रहे हैं, जिसमें अपन ने शकों को पढ़ लिया, सातवाहनों को पढ़ लिया, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन पढ़ा, इंडो ग्रीक बैक्टीरियंस का, उसके बाद अपन ने शक लोगों के बारे में पढ़ा। फिर जो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी बस्ती वो एक है कुषाण, और कुषाण को अपन कंटिन्यू कर रहे थे। ये जो वीडियोज़ है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये मेरी आज शायद 30 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर इसके पहले भी आप देखना चाहें तो चैनल पे सारी चीज़ें डली है। ये सभी एग्ज़ामों के लिए उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप इसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो कोशिश करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की, ठीक है। तो कुषाण डायनेस्टी में लास्ट क्लास में जो हुआ था उसको एक बार 2 मिनट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुषाणों के बारे में पढ़ रहे थे अपन, द ओरिजिन ऑफ कुषाण। तो ओरिजिन के बारे में कि कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है ना, और इन्होंने कैसे भारत की तरफ आगे बढ़े और भारत में उन्होंने शुरुआती में कहाँ पर कदम रखे और वो कैसे कैसे आगे बढ़े। तो ये जनरली जो कुषाण डायनेस्टी थी वो चाइना की एक आदिवासी या बोलते हैं घुमक्कड़ जनजाति थी। और वो जनजाति जो है जब चाइना की दीवार बनी तो चीन की दीवार बनने के बाद जो है वो ये जनजाति चीन की तरफ न जाकर वेस्ट की तरफ गई, पूर्व की तरफ नहीं जाकर पश्चिम की तरफ गई, और पश्चिम में फिर इनको बड़े बड़े बहुत सारे देश जिसमें बैक्टीरिया वगैरह और ये सब चीज़ें मिली, और वहाँ से जो है धीरे धीरे इनका, और वहाँ पर ये जाके कबीलों में बटे और 5 कबीले हो गए। उन 5 कबीलों में जो एक कबीला था वो कुषाण कहलाया, और उस कुषाण कबीले में जो योग्य राजा थे उन्होंने बचे हुए चारों को भी अपने समय के साथ अपने अंडर में लेते हुए एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और वो फिर भारत की तरफ आगे बढ़े। और यही सारी कहानी जो है मैंने लास्ट क्लास में पूरी डिटेल में डिस्कस करी थी। बैक्टीरिया वगैरह ये सब कौन सी जनजाति है, तो ये यूजी जनजाति के लोग थे जो चाइना में निवास करती थी बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे इसमें, ठीक है ना। उसके बाद जो है अपन ने राजाओं के बारे में देखा था। तो कुषाण डायनेस्टी में 5-7 राजा हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे राजा हैं, पर मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा वो है कनिष्क। पहला राजा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डायनेस्टी है, किसी भी वंश की स्थापना करता है, इसलिए सीधा क्वेश्चन आ सकता है उस पर, या फिर जो है वो जो कोई और राजा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कनिष्क। शुरू के 3 में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था, ठीक है ना। उनके बारे में डिटेल में आप देख लें लास्ट क्लास में। कोई खास इनका कुछ है नहीं, बस सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक तो कुजुल कड़फिसिस जिसने स्थापना करी थी कुषाण वंश की, और एक है अपना कनिष्क फर्स्ट। तो कुजुल कड़फिसिस, वीमा टक्टू, सदाक्षना और वीमा कड़फिसिस, ये 3 लोगों को अपन ने मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था यहाँ तक। अब जो है कनिष्क के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और ये सब कुछ भी नहीं है, इन्होंने मतलब कुछ खास इनके बारे में है नहीं, तो भी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं सबके बारे में दूंगा, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनिष्क, और इसी ने ही सब किया है और इसके बारे में अपने को देखना है। तो ये कुजुल कड़फिसिस के बारे में पूरी डिटेल थी, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, कहाँ कहाँ तक इनका राज्य फैला था। 80 साल तक भाई इन्होंने राज किया। इनके समय कॉइन्स और सिक्के भी चलाए गए थे, उनसे सारी जानकारी मिलती है, कुछ लिटरेचर वगैरह भी था। उसके बाद इनके बेटे जो है वीमा टक्टू ये आए, उसके बाद वीमा कड़फिसिस तीसरा राजा ये आया, और उसके बाद जो है आखिरी चौथा राजा जो सबसे महान राजा था इनका वो था कनिष्क, ठीक है ना, कड़फिसिस। इसका जो साम्राज्य था वो ईसा से 127 से लेकर 150 साल तक रहा है, और ये कुषाण डायनेस्टी का नहीं बल्कि पूरे भारत का ही सबसे महान राजाओं में गिना जाता है। एरिया वाइज इसका जो राज्य था वो सबसे ज़्यादा था प्राचीन भारत में, जितने भी राजा हुए उनमें सबसे ज़्यादा था। 5-6 देशों तक इनका राज फैला हुआ था कुषाणों का और कनिष्क का, ठीक है ना। इसका बारे में डिटेल देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका राज फैले थे। पूरी डिटेल देखने के बाद अपन और आगे चीज़ें क्लियर होगी। ही वॉज द सन ऑफ द वीमा टक्टू, इसके पिता का नाम वीमा टक्टू था, कड़फिसिस, एंड द सक्सेसर ऑफ हिज फादर फॉर द कुषाण एम्पायर, एंड द कुषाण डायनेस्टी वॉज नॉलेज फॉर द ग्रेट पावर ऑफ द टाइम अंडर हिज रूल। वही लाइन लिखी हुई है कि इसके समय जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गई थी कुषाण डायनेस्टी। द मेन कैपिटल ऑफ पुरुषपुरा एंड द कपिसा, ठीक है ना। द हाउस इन विच ही यूज टू लिव वॉज नोन एज कुषाण शाह। इसकी जो राजधानी थी वो 2 थी, पुरुषपुरा जो आज का पेशावर है, और एक कपिशा जो मथुरा या सेंट्रल भारत का जो एक हिस्सा है उसके आसपास कहीं पर स्थित थी ये। और यहाँ जहाँ पे कनिष्क रहता था उसके महल का नाम होता था कुषाण शाह। इनका जो राज्य था कनिष्क का राज्य वो अफगानिस्तान,
आज का अफगानिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मगध, मगध मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार, पाटलिपुत्र, पटना वाला जो एरिया है, इंक्लूडिंग स्मार्ट पार्ट, मालवा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, बनारस, उत्तर प्रदेश, माइनर पार्ट्स ऑफ बंगाल, बंगाल तक पहुंच गया था, खोतन, कासगर, यरकंड, गांधार, गुजरात, पेशावर, पाकिस्तान, ओध, मथुरा, सेंट्रल इंडिया, साउदर्न उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, है ना, वो सिंध वगैरह, मतलब इनका पूरा पार्थिया से लेके, ठीक है, पार्थिया से लेके अफ़गानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, भारत पूरा ऊपर, उत्तरी भारत पूरा, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पटना हो गया, मालवा हो गया, उधर बंगाल हो गया, तो पूरे क्षेत्र में जो है इनका राज फैला हुआ था। हिज मेन कैपिटल आज पेशावर, इनकी जो मेन कैपिटल थी वो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर ही आज का जो पेशावर है उसको पुरुषपुर बोलते थे पहले, देन नोन एज पुरुषपुरा, ठीक है ना, ये वही। कनिष्क नेटिव लैंग्वेज इज नॉट नोन, दो कुशान यूज टू ईस्टर्न इरानियन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द लोकल कम्युनिटी इन द रीजन, ठीक है ना। इनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो तो आज तक कभी पता ही नहीं चली, ना किसी स्क्रिप्ट में है। हालांकि बाद में जो है ये जनरली ऐसा पता चला है कुछ कि ये ईस्टर्न ईरान के जो पूर्वी भागों में बोलने वाली भाषा को ये बोला करते थे, क्योंकि उसी एरिया में शुरुआत जो है कुशान डायनेस्टी की हुई थी। द कॉइन इशूड इन दिस पीरियड एग्जिबिट द फिगर ऑफ द ग्रीक हेड सम अदर कंट्रीज दैट इज बट लेटर ऑन ही वाज डिपिक्टेड द मेन लॉन्ग कोट ऑन दोस कॉइन इज गोल्ड कॉइन रिप्रेजेंट बुद्धा, ठीक है ना। तो इन्हें सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है सिक्कों से। सिक्कों में कौन से भगवान है, क्या है, उस प्रकार से पूरी जानकारी अपने को मिलती है। तो शुरुआती दौर में जो इनके सिक्के थे उनमें जो रोम के या ग्रीक देवताओं के फोटो होते थे, पर बाद में जो है मतलब इनके ग्रीक का भी इन्फ्लुएंस था सिक्कों में और व्यापार में। पर समय के साथ जब जैसे जैसे कुषाण डायनेस्टी आगे बढ़ी तो इन्होंने जो है बुद्ध के बारे में और बुद्ध की भी फ़ोटो जो है इनके सिक्के में आने लग गए, मतलब बौद्ध धर्म से परिचित होने लग गए थे लेटर पीरियड में। ही आल्सो एडमिनिस्ट्रेट द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन द कुंडलवन कश्मीर। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है भाई ने जो किया है, इसको मैं डिटेल में, एक और स्लाइड है जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है। कनिष्क ने सबसे इम्पोर्टेंट जो धार्मिक काम किया है वो उसने चौथी बौद्ध संगति 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो आयोजित करवाई थी। वो इसने कुंडलवन जो है कश्मीर में वहाँ पर आयोजित करवाई थी। उस जो काउंसिल थी या वो जो बौद्ध संगति थी जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुला के गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचार किया जाता था, और उतने लोगों का खाना पीना रहना वगैरह सब फ्री होता था, और ये सारा पैसा जो है वो राजा खुद करता था। तो वो अगर वो राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता था तो पैसा दिल खोल के जो है पैसा बांटता था, और यहाँ पर यही होता है। तो ये जो बौद्ध संगति होती थी, जो भी ये बौद्ध का जो करवाते थे अनुष्ठान या हवन नहीं, जो बौद्ध की जो प्रोसीजर होती है, उनके उस समय 2 बौद्ध भिक्षु जो सबसे बड़े गुरु थे, एक थे वासुमित्र और एक थे अश्वघोष। ये दोनों जो है उस समय जो है इन्होंने चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय हुई थी, इन दोनों ने उसको करवाई थी। ये गुरु थे बौद्ध भिक्षु, बौद्ध गुरु were among the top scholar during the Kanishk rule. These things given in the indication that he was a devotee of Lord Buddha, ठीक है ना। और जब इतना बड़ी इन्होंने संगति करवाई और इतना ज़रा फंडिंग करी तो इससे पता चलता है कि जो कनिष्क था वो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तभी तो कोई फंडिंग करेगा। और ना हज़ारों करोड़ों रुपए जो है इतनी बड़ी लाखों लोगों को बुला के उनको रहना खाना पीना, उनकी व्यवस्था करना, किताबें छपवाना, उनको ज्ञान देना, और उसके लिए फिर लोगों को आगे भेजना उसके प्रचार के लिए, फिर उन लोगों को भी जो है फंडिंग करना, इतना ज़्यादा पैसा लगता था। और ये सब काम तभी करेगा आदमी जो वो खुद ही उस धर्म के विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। तो ऐसे तो कोई धर्म किसी के लिए नहीं करेगा ना। आफ्टर द कैप्चर ऑफ पाटलिपुत्रा ही इज सेड टू हैव टेकन अवे द बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष विद हिम टू द पेशावर। द स्कॉलर इन हिज कोर्ट इंक्लूड, इसके समय जो स्कॉलर जो कनिष्क के समय जो इसके यहाँ बहुत होशियार लोग भी इकट्ठे हो गए थे, इन्होंने किए होशियार लोगों को जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे थे लिटरेचर में, लिखने में, स्कॉलर थे, ज्ञानी बहुत थे वो, जिनमें एक पर्श्व, अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, चक्र, मथारा। ही आल्सो पेट्रोनाइज द ग्रीक इंजीनियर एग्लीसियस, ठीक है ना। तो ये इतने सारे लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसके समय स्कॉलर्स थे। इनके एक के बारे में मैंने डिटेल में आगे वाली स्लाइड में बताया है, ये कौन थे, क्या काम करते थे, इन्होंने क्या लिखा है, कौन सी किताब किसने लिखी है, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो इतना समझ में आ रहा है कि जो है कनिष्क के समय केशव साम्राज्य चल रहा था। हिज कॉइन्स कंटेन ए मिक्स ऑफ इंडियन, ग्रीक एंड जोरास्ट्रियन डाइट, ठीक है। कनिष्क के सिक्कों में भारतीय, ग्रीक राजा और जोरास्ट्रियन के राजा की प्रतियां
मिलती है देवी देवताओं की। ही वाज आल्सो पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट इन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ। देखो कनिष्क के समय 3 प्रकार की या कुषाणों के समय 3 प्रकार की आर्ट सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और एक अपना आंध्र प्रदेश स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है ना। तो ये उसका कुछ नाम एक और है। तो ये 3 प्रकार की जो आर्ट है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई भवनों के निर्माण में या किसी भी स्थिति या किसी भी स्तूप के या किसी भी चीज़ के निर्माण में जिस शैली का या जिस कला का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग बाहर से आते हैं तो वो जहाँ से आते हैं वहाँ की शैली यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पे फिर वो यहाँ बाहर से अगर कोई लोग आएंगे और यहाँ घर बनाएंगे तो वो लोग अपने अनुसार जो उन्होंने वहाँ पे देखा था वैसे घर यहाँ पे बनाते थे। तो नॉर्थ इंडिया में एक अलग प्रकार के घर बनते हैं, सेंट्रल इंडिया में एक अलग प्रकार के घर बनते हैं और साउथ इंडिया में एक अलग प्रकार के घर बनते हुए दिखे हैं इनके समय में। और ये तीनों ही घर बनाने की जो शैलियाँ थी वो घर मतलब कोई भी बिल्डिंग, चाहे महल हो गया है, मंदिर हो गया है, उपासरा हो गया है, चाहे घर हो गए हैं या कुछ भी प्रकार की जो बिल्डिंग हैं जिनको बनाने की जो शैली थी वो अलग अलग हो गई थी। नॉर्थ इंडिया में अलग, ऊपर वाले में, फिर सेंट्रल इंडिया में मथुरा के अलग और नीचे जो है अलग आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 प्रकार की आर्ट की जो घर बनाने की जो अलग अलग प्रकार की शैलियाँ हैं वो इन्हीं के समय डेवलप हुई थी। ये तीनों शैली को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आगे वाली स्लाइड में, क्योंकि इन पर सीधा बहुत डिटेल में पूछा जाता है, उसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि कनिष्क के समय हो क्या क्या रहा था, तो ये सब हो रहा था। फिर एक एक को फिर डिटेल में देखेंगे, ये सब चलेगा, ठीक है। सिक्कों को भी देखेंगे, व्यापार को देखेंगे, सोशल लाइफ को देखेंगे, पॉलिटिकल लाइफ को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन एक एक करके फिर डिटेल में देखेंगे। He also propagated the Mahayana from the Buddhism and was largely responsible for the propagation in the China, ठीक है ना, प्रोपोगेटिंग इन द चाइना। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाई थी, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में जो कनिष्क ने अश्वमेध, अश्वघोष और व्यासमित्र के अंडर में करवाई थी, उसमें जो बौद्ध समाज में एक महायान नामक एक नए सेक्ट का, एक नई धारा का, जो बौद्ध धर्म का ही एक नया रूप था, उसका जन्म हुआ और उसी को जो है इसने प्रचार किया और इसने उसी के लिए फंडिंग करी, जिसको महायान बोलते हैं। और इसको उसने पूरी दुनिया में फैलाया। जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, इनको उसने दूसरे देशों में भेजा, चाइना में भेजा, और वहाँ पर जो है उन लोगों को जो है बौद्ध धर्म फैलाने के लिए जो है प्रेरित किया। द फेमस राबाटक इंस्क्रिप्शन इन द मॉडर्न बागरान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान प्रेजेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो राबाटक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और ये कहाँ पर मिला है, राबाटक नामक जो जगह है ये अफगानिस्तान में पड़ती है। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र एंड ही हैज़ बीन शोन द वियरिंग ऑफ पीकॉक हेलमेट ऑन सम कॉइन्स, ठीक है ना। इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था देवपुत्र, है ना, भगवान का पुत्र। और ये किसी किसी सिक्के में जो मोर पंख जो होते हैं उसका हेलमेट पहनते हुए जो सिंहासन पे बैठते हैं, तो राजा जो क्या बोलते हैं उसको, ताज जो पहनते थे, वो मोर पंख का पहना हुआ बहुत सारे सिक्कों में दिखा है। स्टार्टेड द शक एरा कनिष्क ने सन 78 सी में, विच इज़ एक्सेप्टेड एज द बिगिनिंग ऑफ द रीजन एंड विच इज़ नाउ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स कैलेंडर, ठीक है ना। तो एक 78 सी में एक नया कैलेंडर जारी किया गया था जो क्रिश्चियन एरा से 78 साल बाद का था। और ये जो है कुषाण डायनेस्टी के समय कुषाण लोगों ने चलाया था। और ये वही कैलेंडर है जिसको भारत सरकार आज ऑफिशियली यूज़ करती है। तो ये किसके समय चलाया गया था, कुषाण डायनेस्टी के समय। और इसका जो 78 सी ईसा से 78 साल बाद चलाया गया था, इसको बोलते हैं शक संवत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई अपनी इतनी, है ना। अब वही जो इम्पोर्टेंट लोग थे इसके, जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स थे, जो इसकी राजधानियाँ थी, उसके बारे में 2 मिनट देख लेते हैं। कनिष्क कैपिटल, दो कैपिटल थी कनिष्क की। एक, इसका राज्य इतना बड़ा था कि 2 कैपिटल रखनी पड़ी। पहली कैपिटल थी पुरुषपुर जो आज का पेशावर है। ही बिल्ट ए जायंट स्तूप टू द हाउस ऑफ बुद्ध रिलाइज इन द सिटी ऑफ पुरुषपुरा। इसने पुरुषपुर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी जो है प्रतिमा या स्तूप स्थापित करी। द बिल्डिंग वाज स्टिल इंटैक्ट विद ऑल इट्स मैग्निफिकेंस व्हेन द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड द एरिया लेटर इन द अर्ली 5th सेंचुरी, ठीक है ना। और वो बहुत बड़ी थी और बहुत विशाल थी और उसका रखरखाव में बहुत पैसा खर्च किया गया था। और इसके मरने के 400 साल बाद एक फाहियान नामक यात्री जब भारत में आएगा, उसने भी उसके बारे में, उस स्तूप के बारे में और इस राजा के बारे में लिखा है, कनिष्क के बारे में, कि इसने इतनी अच्छी काम करा था। दूसरी जो राजधानी थी वो थी मथुरा, सेंट्रल इंडिया वाली। मथुरा इज द सेकंड एंड इम्पोर्टेंट कैपिटल ऑफ कनिष्क एम्पायर इन द
नॉर्थ रीजन, ठीक है, सेंट्रल इंडिया नॉर्थ इंडिया को कब्जा करने के लिए इनका ये काम था। अब इनके जो प्रमुख कुछ स्कॉलर थे, स्कॉलर कौन कौन थे? एक तो था अश्वघोष और वाशुमित्र, ये तो दो इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने बौद्ध संगति कराई थी और बहुत बार जनरली क्वेश्चन आ जाता है, प्री में भी आता है ना, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, जो गुरु थे वो कौन कौन थे? तो अश्वघोष और वाशुमित्र। अश्वघोष जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर था, है ना, जो बुद्ध भगवान को या बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करने वाले थे। हु रोट हेगियोग्राफिक बुद्ध चरित्र, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था बुद्ध चरित्र। तो ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित्र के राइटर कौन है, ठीक है, या वो कौन से राजा के यहाँ पे काम करते थे या संरक्षण दी थी, कौन से राजा ने जो है उनको अपने अंडर में रखा था। तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो है अश्वघोष, जो कि एक खुद बुद्ध भिक्षु थे, ठीक है ना। बुद्ध चरित्र के बारे में, बुद्ध चरित्र जो है वो सेक्रेड बायोग्राफी है किसकी? बुद्ध की, ठीक है ना। अब आप देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये जो अश्वघोष और ये सब जो कनिष्क का जो समय चल रहा है ना, वो ईसा से 100 साल बाद चल रहा है, ठीक है ना। और जो बुद्ध थे वो ईसा से 500 साल पहले थे अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये जो पीरियड है 600 साल बाद का है। तो इन्होंने 600 साल बाद बुद्ध के ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी, उनसे प्रभावित होकर। किसने? अश्वघोष ने। एंड कंपोज्ड एक मिनट, एंड कंपोज्ड द सौंदरानंद, ये संस्कृत काव्य, और एक इन्होंने एक संस्कृत का काव्य भी लिखा, ठीक है, सौंदरानंदा। तो ये दो किताबें जो है अश्वघोष ने लिखी है। पहली किताब है बुद्ध चरित्र और दूसरी है सौंदरानंदा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले जो अपने स्कॉलर है वो हैं चक्र, ठीक है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है ना। तो चरक जो थे वो सबसे ज़्यादा जो है बहुत फेमस है किस चीज़ के लिए? आयुर्वेद में। दवाई उस ज़माने में थी नहीं, तो आयुर्वेद से ही इलाज होता था। वो रोड द बुक, और इन्होंने जो है मेडिसिन के ऊपर किताबें भी लिखी है, चरक संहिता जिसको बोला जाता है, और ये बहुत फेमस किताब है। और इसके साथ इन्होंने एक शश्रुत नामक 2 किताबें लिखी हैं। तो चरक संहिता चरक ने लिखी है और शश्रुता भी चरक ने लिखी है। तो इन्होंने, ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, डॉक्टर थे उस ज़माने के, ठीक है ना। और ये सब कनिष्क ने अलग अलग विभागों को इनको बांट रखा था। तो अश्वघोष जो है उन्होंने 2 किताबें लिखी है, बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद। चरक ने 2 किताबें लिखी है, चरक संहिता और शश्रुता। तीसरे व्यक्ति हैं वासुमित्र, ये भी वही हैं जो इन्होंने बौद्ध संगति करवाई थी अश्वघोष के साथ में। एन एमिनेंट फिलोसोफर हु ऑथर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी कॉल्ड महाविभाषा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और बहुत बार पूछी गई है ये कि महाविभाषा के जो राइटर हैं कौन हैं। तो महाविभाषा के जो लेखक हैं वो हैं वासुमित्र, और इन्होंने ही चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय करवाई थी। महाविभाषा, याद रखना आप नाम। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं नागार्जुन, इनका तो नाम सुना ही होगा आपने। मतलब आप समझ लो जैसे अकबर के 9 रत्न थे और उन्हीं 9 रत्नों के कारण अकबर इतना महान हुए हैं, ठीक है ना। तो कोई भी राजा महान कब होता है? जब उसके पास अच्छे लोग होते हैं सलाह देने के लिए, हर विभाग को हैंडल करने के लिए उसी क्षेत्र के अच्छे लोग होते हैं, तभी एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चल पाता है। तो इनके पास इतने अच्छे अच्छे लोग थे, मतलब आप देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, वो भी उस ज़माने में, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए जो राजा के पास अपने सेनापति या अपने जो सलाहकार अच्छे होते हैं वो अब अच्छा करता ही है काम, और जिन राजा के सलाहकार अच्छे नहीं होते वो नहीं करता अच्छे से काम। नागार्जुन, ही इज़ ऑफन टर्म्ड एज द इंडियन आइंस्टीन who proposed the theory of relativity in his time to form in the form of a sutra, the प्रांजा प्रिमात्र सूत्रा, ठीक है ना। तो नागार्जुन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट उस ज़माने में दे दिया था, है ना, आज से लगभग 2000 साल पहले, ठीक है। यही कंसेप्ट जो है आइंस्टाइन ने बाद में आकर भारत में दिया था, 19वीं सदी, भारत में क्या, दुनिया में जो है आइंस्टाइन ने दिया बाद में। और इतने साल पहले, 2000 से लेके इतने साल पहले ही इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी थी, और उसके लिए इन्होंने एक सूत्र भी दिया था, और उस सूत्र का नाम ये है प्रांजा प्रमित्र सूत्र, ठीक है ना। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। हो गया।
He was also a great exponent of the Mahayana doctrine and propounded the Madhyamaka, also known as शून्यवादा स्कूल, विच फोकस ऑन द शून्यता और एम्प्टीनेस। ठीक है, और ये जो है महायान जो था, बुद्ध के दो सेक्ट बन गए थे बौद्ध धर्म में, महायान और हीनयान। तो ये महायान नामक जो सेक्ट बना था, जो धारा बनी थी या जो खंड बना था, ये उसका अनुयायी था नागार्जुन। अगले जो व्यक्ति हैं वो है मथुरा। ही वॉज द मिनिस्टर हु वॉज नोटेड फॉर हिज अनयूजुअल इंटेलिजेंस, है ना। ये बिरबल टाइप होगा, जैसे अकबर के पास बिरबल था, वैसे ही जो मथुरा है ये उस समय बहुत होशियार व्यक्ति होगा, जो राजा को जो पॉलिटिकल जो समस्या आती थी उसमें सुझाव देता होगा। छठे व्यक्ति हैं जो स्कॉलर थे, वो थे एजिसिलस द ग्रीक इंजीनियर। ये ग्रीक इंजीनियर है, अंडर हुज गाइडेंस इट इज़ बिलीव्ड दैट ग्रेट स्तूप ऑफ पुरुषपुरा वाज बिल्ट, है ना। तो ग्रीक इंजीनियर थे कनिष्क ने, इनकी देखरेख में पुरुषपुर जो आज के पेशावर है उसमें जो गौतम बुद्ध के जो स्तूप बनाया था, जो आज भी अच्छा बढ़िया बना हुआ है, उसकी निर्माण किया था। कनिष्क आज को पेट्रोनेज द गांधार एंड मथुरा फॉर द स्कल्पचर। जो मैंने अभी तीन चीज़ आपको बताई, कनिष्क के समय तीन प्रकार के जो स्कूल या आर्ट के प्रकार जो थे वो डेवलप हुए थे। एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और एक आंध्र प्रदेश वाला। तो जो मेनली जो एक गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो थी, जो शैली थी भवन बनाने की, वो कनिष्क के समय बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी, क्योंकि ये लोग वहाँ से उधर से आए थे, तो ये सब चीज़ें लेके आए थे यहाँ पे। द मथुरा हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्क डिपिक्टेड हिम एज अ वॉरियर बीन फाउंड। ही आल्सो कंट्रोल द फेमस सिल्क रोड इन सेंट्रल एशिया। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको डिटेल में देख रही होगी। Kanishka remained famous in the history of the great patron of Buddhism. He created with the convincing for the Buddhist council, ये सब पढ़ लिया है। The council is important in the history of Buddhism for the development। ये वही जो बुद्ध धर्म पे जो फोर्थ काउंसिल हुई थी, बौद्ध की जो फोर्थ काउंसिल हुई थी कुंडल वन में, कश्मीर में, उसके बारे में थोड़ी सी वो डिटेल है। This council is important in the history of Buddhism for the development. In this council, the Buddhism got split into two different schools। 500 लोगों ने इसको ज्वाइन किया था इस काउंसिल को, और जो इस समय इस काउंसिल में जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। और जो महायान था कनिष्क उसका अनुयायी बना। दिस काउंसिल हैड प्रिपेयर्ड एन ऑथोरिटेटिव कमेंट्री ऑन द त्रिपिटक एंड द महायान डॉक्ट्रिन वाज गिवन फाइनल शेप हियर। ठीक है ना। तो महायान को जो फाइनल अथॉरिटी है वो यहाँ से मिली, और त्रिपिटक को भी जो है यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो है चौथी बौद्ध काउंसिल से रिलेटेड है। कनिष्क इज आल्सो नोन एज पैटर्न ऑफ गांधार एंड मथुरा स्कल्पचर एंड बिल्ट बुद्धिज्म, वो सब चीज़ें लिख रखी है। द बिल्डिंग इज इंटरेक्ट मैग्निफिसेंट पिलग्रिम सायान इज विजिटेड। वही सारी चीज़ें हैं जो अभी तक अपन ने देखी। देखें आप इसको 2 मिनट, जो चीज़ें बता दी है वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया। तो ये था कनिष्क का कार्यकाल। और कनिष्क की मृत्यु के बाद कुछ 3-4 राजा और हैं। राजा तो बहुत सारे आए पर सारे अयोग्य थे और कोई इतना काम का है नहीं। तो ये देखेंगे, अगला जो राजा था वो था हुविष्का, जो 150 से लेके 180 तक लगभग 30 साल रहा। हुविषा वॉज द कुशांस एम्पायर फ्रॉम द डेथ ऑफ कनिष्क। कनिष्क की मृत्यु के बाद ये भाई साहब राजा बने। हिज रूल वाज ए पीरियड ऑफ द रिट्रेंचमेंट एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर, है ना। इसके समय जो साम्राज्य था उसको कंसोलिडेट हो रहा था। इन डिवोटेड टाइम एंड एफर्ट अर्ली इन इज रीजन टू एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट कंट्रोल ओवर द सिटी ऑफ मथुरा। ठीक है ना। और इसने भी जो है राज्य को बचाने की और बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, मथुरा वगैरह तक की बात चल रही है। तो हुविष्का के बारे में, ये अगला राजा था कनिष्क की मृत्यु के बाद। इसके बाद जो अगला राजा हुआ वो हुआ वासुदेव फर्स्ट, जो 190 से लेकर 200 तक, ये भी 40 साल तक राजा रहा। वासुदेव फर्स्ट वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट कुशान। ये महान राजाओं में आखिरी था, आखिरी नहीं था, महान जो था वो आखिरी था। ही कन्वर्टेड टू हिंदुज़म ड्यूरिंग हिज रिजम, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो शादी हुई थी वो एक हिंदू महिला से हुई थी, जिसके कारण जो है बाद में इन्होंने भी जो हिंदू धर्म को अपनाया। ही वॉज द फर्स्ट कुशान किंग टू बी नेम्ड आफ्टर द इंडियन गॉड वासुदेव कृष्ण, है ना। और ये पहला राजा था जिसका नाम
भारतीय राजा, भारतीय भगवानों पे रखा था, क्योंकि इनके पहले जितने भी राजा थे वो तो कडफिसस, ये फिसस, वो फिसस, कनिष्क और ये सब इनके नाम ऐसे थे, कुजुल, परंतु इनका नाम वासुदेव था। और वासुदेव भारत में बहुत चलता है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान का नाम है वासुदेव। तो इससे पता चलता है कि ये हिंदुज़म को अनुयायी था। ही वॉज फॉलोअर ऑफ द शिविज़म, और ये शिव को भी फॉलो करता था। वासुदेव इंट्रोड्यूस द नंदीपड़ा सिंबल इन हिज काउनेज। ये याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नंदीपड़ा जो सिंबल है, नंदी का जो सिक्कों में नंदी का जो छाप है, वो कौन से जो है कुषाण राजा ने करवाई थी, क्योंकि ये शिव का अनुयायी था। तो नंदीपड़ा जो है उसकी सिंबल या उसके नाम के छाप के सिक्के जो है वासुदेव फर्स्ट ने अपने समय चलवाए थे। फिर अगला राजा आता है वशिष्का। 247 से लेकर 267, 20 साल रहे भाई साहब ये भी। वशिष्का was a Kushan empire who seems to have had 20 years of reign. His rule is recorded at Mathura and Gandhar and as far as the सांची। इसके समय जो राज्य था वो मथुरा, गंधार और सांची, ठीक है ना, यहाँ तक सीमित हो गया था। Where the several inscriptions named have been found in the सांची inscription वशिष्का। ऑन द सांची साइड ने वशिष्का वॉज रिवॉर्डेड, है ना। तो सांची जो है मध्य प्रदेश में जो साइट है, वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें इस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। इस राजा के बारे में जानकारी मिलती है मतलब तब तक इस राजा का कंट्रोल वहाँ पर था। वशिष्का इज मेंशन्ड इन 4 इंस्क्रिप्शन, वन ऑफ विच इज़ खरोष्टी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 4 प्रकार के इंस्क्रिप्शन या 4 जगह पर इसके नाम मिले हैं। एक तो मिला है अपने को सांची में, और एक मिला है यहाँ पे खरोष्टी में। और ये खरोष्टी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो एरिया है सिंधु नदी के क्षेत्र में, वहाँ पर ये मिला है। ही हैड लॉस्ट सम पार्ट ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू बैटल विद कुशानो शासिनियंस, है ना। और इसने अपना कुछ जो बैक्टीरिया वाला हिस्सा था वो खो दिया था, और वो किससे हार गया था? ये कुशानो शासियन से। ये कुषाण जो लोग थे ना, उसी में 5 भाग हो गए थे। उन 5 में से एक थी कुषाण जनजाति, है ना। उन 5 जो एक जनजाति थी वो 5 भागों में बटी। उन 5 में से एक थी कुषाण। उन कुषाण ने बाकी 4 से ज़्यादा ताकत अर्जित करके भारत की तरफ और इस पूरे एरिया को कवर किया, परंतु जो बाकी 4 थी उनमें से एक थी शासिनियन, और शासिनियन के साथ इनकी हमेशा ही लड़ाई रही, और इन्होंने ही बाद में जो है इनको हराया। ही आल्सो लॉस्ट द मथुरा टू द गुप्ता एम्पायर, है ना। तो बैक्टीरिया वाला जो एरिया है वो ये शासिनियन से हार गए, और जो मथुरा वाला एरिया है जो बाद में ये गुप्ता डायनेस्टी जाएगी वो गुप्ताओं से हार गए। तो ये है राजा। इसके बाद जो है वशिष्का जब की मृत्यु हुई उसके बाद कुछ 2-4 राजा और हुए हैं, सब कोई काम के नहीं है, इनके बारे में कोई जानकारी ऐसी मिली भी नहीं है कि इन्होंने कुछ बहुत बढ़िया काम किया हो। तो छोटे मोटे जो काम हैं वो जो राजा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपना कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में अपन ने देखा। ये 4-5 राजा और है जब, तो इनके बारे में देख लेंगे। वासुदेव 270 से 300, माही 300 से 305, शाकास, और फिर है कीपुनाड़ा। तो ये 4-5 राजा और है जिनके साथ जो है आखिरी कार्य कीपुनाड़ा के बाद जो है कुषाण डायनेस्टी को ख़त्म माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे राजाओं के चक्कर हो गया अपना, राजाओं ने बहुत काम किया, राजाओं ने ये किया वो किया, और ये सब चीज़ें अपन ने देखी, ठीक है। अब देखेंगे कि राजा वाजा तो हो गए बहुत। अब कुषाणों ने ऐसा क्या किया जो उनको अभी तक याद रखा जा रहा है? ऐसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें चालू करी थी क्योंकि वो लोग बाहर से आए थे, तो उनका जो कल्चर था वो यहाँ से अलग था, तो भी वो भारत में अच्छे से रहे, उन्होंने अच्छे से डेवलपमेंट किया। नए नए आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल, मतलब शैलियाँ जो है घर बनाने की, भवन बनाने की, वो डेवलप करी। बहुत सारे नए धर्म थे यहाँ पे जो वहाँ पे नहीं चलते थे जिस क्षेत्र से लोग आए थे, पर तो भी इन्होंने उन धर्मों को भी एक्सेप्ट किया। जो राजा थे बड़े बड़े वो उन धर्म के अनुयायी बने, है ना। अभी देखा ना, कनिष्क बुद्ध का अनुयायी बन गया, और ये जो अपने वशिष्का था ये हिंदुओं का अनुयायी बन गया। सॉरी, वासुदेव जो था वो हिंदुओं का अनुयायी बन गया। शिव, नंदी पड़ा क्वेश्चन में पता चलता है कि वो शिविज़म, शिव को भी फॉलो करता था। तो ये सब धर्म तो यहीं पे थे, तो ये धर्म वहाँ तो चलते नहीं थे क्योंकि बुद्ध और यही तो सब हिंदू और शिव ये सब इंडिया की धर्म है। तो ये लोग बाहर से आने के बाद भी जो है इतने ज़्यादा उदार थे कि यहाँ के धर्मों को इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसमें फंडिंग करी, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करी। इसके अलावा भी और ट्रेड में इन्होंने क्या क्या काम किया, सिल्क रूट डेवलप किया, वो आज भी है सिल्क रूट, उसी से जो है चाइना जो यूरोप में माल पहुँचाता है, अलग प्रकार में नया डेवलप हो गया। पर वो जो कंसेप्ट वो जो उस ज़माने में आज से 2000 साल पहले था, वो इन लोग उस ज़माने में भी चला रहे थे।
तो बहुत सारे और भी कंट्रीब्यूशन हैं जिसको अपन देखेंगे। लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बौद्ध की जो बौद्ध धर्म की किताबें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों में जो है इनका तो कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। इसको मैंने पॉइंट वाइज बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंट्रीब्यूशन पे कि भैया कोई भी डायनेस्टी होती है ना, उस पर सीधा क्वेश्चन तो ये बनता है कि अब भैया ये इसका क्या यूज़ क्या हुआ, ठीक है ना। भारत में आए तो उन्होंने क्या परिवर्तन लेके आए। इसके पहले भी मैंने जितनी डायनेस्टी पढ़ी है उनमें भी मैंने यही चीज़ें आपको अलग से बताई है कि इसके कारण आने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, फॉरेन इन्वेजन हुआ तब भी क्या परिवर्तन आए, जब इंडो ग्रीक आए तब भी क्या क्या परिवर्तन आए, बैक्टीरियन आए तब क्या परिवर्तन आए, शक लोग आए तब क्या परिवर्तन आए। तो जब भी कोई बाहर से आता है या कोई बड़ी चीज़ बाहर से बड़ा राजा आता है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, स्कॉलर्स लेके आता है, अलग अलग विचारधारा लेके आता है। तो वो विचारधारा भारत में आगे आने वाले राजा को बहुत प्रभावित करती है और आगे आने वाले राजा भी उसी को फॉलो करते हुए अपना राज्य चलाते हैं। इसी से तो समाज बनता है। तो ये जो है अब देखेंगे अपन कंट्रीब्यूशन ऑफ कुषाण इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट वाइज बनाया है, तो एक बार इसको देख लें आप। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आज क्लास रखते हैं कंट्रीब्यूशन। इसके बाद जो कुषाणों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं अगली क्लास में कवर करूँगा और मोस्ट प्रोबेबली जो है अगली क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उठाने की कोशिश करें। कंटेंटफुल चीज़ें हैं, थ्योरी है ना, फैक्ट है, तो उनका आप ऐसा कैसा लेने की कोशिश करें, अपने नोट्स बनाएं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी एग्ज़ामों के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।